दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे संजीव डैश वर्क मॉडल पेपर नंबर 3 उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12 विषय हिंदी अनिवार्य। दोस्तों, आपकी बेहद मांग पर मैंने हिंदी अनिवार्य का तीसरा मॉडल पेपर आज अपलोड कर रहा हूं और इससे ही आगे दोस्तों चौथा, पांचवा और छठा से 9वें तक अपलोड करने की पूरी कोशिश रखूंगा। आप हमेशा हमेशा के लिए इस चैनल पर बने रहे, हर एक मॉडल पेपर का वेट कीजिए दोस्तों। जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों आज का हमारा जो संपूर्ण मॉडल पेपर है वो पीपीटी मोड में है, तो आप शानदार तरीके से देखिए दोस्तों, हर एक प्रश्न को बारीकी से समझिए। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। इतनी सी हेल्प आप मेरे लिए कर सकते हो तो जरूर करिए दोस्तों। मैं इतनी हेल्प मांगूंगा, इसके अलावा दोस्तों आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा। यूट्यूब के इतिहास में दोस्तों इतनी शानदार क्लास आपको मिल रही है यूट्यूब पर, आप इसके अलावा भी आप खोज कर देख लीजिए दोस्तों। इतनी शानदार मॉडल पेपर की क्लास कहीं मिलने वाली नहीं है दोस्तों। ये क्लास आपके जीवन के लिए, आपके वर्तमान टाइम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो रही है। जिसे आपको दोस्तों एक मॉडल पेपर को मैं 1 घंटे में हल करवाता हूं, तो एक मॉडल पेपर को आप संपूर्ण याद, अगर एक वीडियो को 4 बार देखोगे तो भी वर्तमान टाइम में आपके पास इतना टाइम है। 9 तो मॉडल पेपर है दोस्तों कुल। एक एक सेशन को बार बार देखोगे तो हर एक चीज़ आसानी से याद हो जाएगी और आगे दोस्तों आपको अच्छे नंबर मिलने के लिए भी गुंजाइश रहेगी दोस्तों। अगर आप एक सेशन को अगर 3 बार देखते हो बार बार, तो आपको लगभग आप हर एक विषय के अंदर 80+ जाने के लिए आप बिल्कुल काबिलियत हो। तो वह दोस्तों ज़रूर कीजिए और हर मेहनत करते रहिए। मेहनत के बगैर दोस्तों कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए दोस्तों, गांव का नाम रोशन कीजिए और आप जीवन में हर कदम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए। और कोई भी अपना दोस्त है तो उनको भी साथ लेकर के ज़रूर चलिए। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित आपतित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में देना है दोस्तों। आपको एग्जाम के अंदर दोस्तों क्या मिलने वाला है, एक इस प्रकार का गद्यांश मिलने वाला है। पहले तो दोस्तों इसको आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्या करना है दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, उसी प्रकार आपको बोर्ड के अंदर पढ़ना है। तुलसी हमारे जातीय जन जागरण के सर्वश्रेष्ठ कवि है। उनकी कविता की आधारशिला जनता की एकता है। मिथिला से लेकर अवध और ब्रज तक 400 साल से तुलसी की सरसवाणी नगरों और गांवों में गूंजती है। साम्राज्यवादी सामंती अवशेष और बड़े विकसित करना, हमारे जातीय संगठन के मार्ग में सांप्रदायिकता, ऊंच नीच के भेदभाव, नारी के प्रति सामंती शासक का रुख आदि अनेक बाधाएं हैं। तुलसी का साहित्य हमें इनसे संघर्ष करना सिखाता है। तुलसी का मूल संदेश है मानव प्रेम। तुलसी का दोस्तों मूल संदेश क्या है, मानव प्रेम। और मानव प्रेम को सक्रिय रूप देना, सहानुभूति को व्यवहार में परिणित करके जनता के मुक्ति संघर्ष में योग देना हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों ये हमने संपूर्ण पढ़ा है। तो इसके नीचे दोस्तों आपको संपूर्ण पढ़ने के बाद आपको 6 नंबर के क्या पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंदर 4 विकल्प होने वाले हैं। तो दोस्तों करते हैं प्रश्नों की चर्चा। दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। जैसे ही दोस्तों हमने पढ़ा तो पहला प्रश्न आपका यही आने वाला है कि जो आपने गद्यांश पढ़ा उसका मेन शीर्षक क्या है। तो इस गद्यांश का दोस्तों शीर्षक है कि तुलसीदास जी थे, उनका दोस्तों तुलसी साहित्य का प्रभाव। दोस्तों क्या है दोस्तों, तुलसी साहित्य का प्रभाव क्या है, इसका ये मेन शीर्षक है। इस गद्यांश का ये मेन शीर्षक है, तुलसी साहित्य का प्रभाव क्या रहा है। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन जन जागरण के सर्वश्रेष्ठ कवि है। दोस्तों निम्न में से कौन जन जागरण के सर्वश्रेष्ठ कवि है, तो तुलसीदास है और जन जागरण के श्रेष्ठ कवि हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ, तीसरा प्रश्न इस गद्यांश में से आया है, निम्न में से तुलसी की कविता की आधारशिला है। दोस्तों तुलसीदास जी की जो कविता है उनकी प्रमुख आधारशिला क्या है, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो दोस्तों इसकी जो आंसर होगा वो जनता की क्या दोस्तों, जनता की एकता। क्या दोस्तों, तुलसीदास जी की कविता की आधारशिला है जनता की एकता। नेक्स्ट दोस्तों चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किस कवि की सरस वाणी नगरों और शहरों में गूंजती है। तो दोस्तों हमारे वहाँ पर आया था ऊपर कि तुलसीदास जी की क्या है, सरस वाणी नगरों और गांवों में क्या है, गूंजती है। नेक्स्ट दोस्तों पांचवा प्रश्न है कि तुलसी का साहित्य हमें इनसे सिखाता है। दोस्तों तुलसी का साहित्य हमें किनसे दोस्तों, संघर्ष करना सिखाता है। क्या करता है दोस्तों, तुलसीदास जी का जो साहित्य है हमें संघर्ष करना सिखाता है। ये इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों छठा प्रश्न है, तुलसी का मूल संदेश क्या है। दोस्तों तुलसीदास जी का मूल संदेश है दोस्तों मानव प्रेम। क्या दोस्तों, मानव प्रेम है और तुलसीदास जी का मूल संदेश है। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा हम पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट है, तो हम प्रश्न मान सकते हैं, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर देने हैं। दोस्तों अपठित ये क्या है, अपठित पद्यांश है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके बारे में आंसर देना है। तो पहले हम दोस्तों इनको पढ़ लेते हैं।
अरे वरस के हरस, बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज, गर्जन भैरव संसार, उतल पुतल कर हृदय, मचा हलचल चल रे चल, मेरे पागल बादल, धंसता दलदल हंसता है नद खल खल, बहता कहता कुल 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 कल 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 कल, देख देख नाचता हृदय, बहने का महाविकल बेकल, इसे मरोर से इसी शोर से, संगन गो गो गोहर गुरु गहन रोर से, मुझे मगन का दिखा सगन वह छोर, रहा अमर अंबर में भर निज रोर। ये दोस्तों हमारा क्या है, पठित क्या है, पद्यांश है। और इसको पढ़ने के बाद दोस्तों हमारा पहला प्रश्न इसके अंदर आया है कि बादल को वर्ष के हर्ष क्यों कहा जाता है। दोस्तों बादल को जो है वर्ष के हर्ष क्यों कहा जाता है दोस्तों, धन धान्य के लिए, किसानों के लिए, प्राणियों के लिए या उपयोग सभी के लिए। दोस्तों बादल को है वो हर्ष, वर्ष के हर्ष क्यों कहा जाता है, सभी के लिए दोस्तों, धन धान्य के लिए, किसानों के लिए, प्राणियों के लिए और उपयुक्त तीनों के लिए दोस्तों बादल को वर्ष के हर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों 8वां प्रश्न है कि कवि बादलों से क्या दिखाने को कहता है। कवि दोस्तों बादलों को क्या दिखाने को कहता है, तो इसका राइट आंसर होगा गर्जन का संसार। क्या दिखाने को कहता है दोस्तों, कवि है वो बादलों को गर्जन का संसार दिखाने को कहता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है कि बादलों को बरसते देख कवि का मन क्या करने को करता है। बादलों को बरसते देख कवि का मन क्या करने को करता है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कि कवि का मन दोस्तों नाचने लगता है। क्या करने को दोस्तों, नाचने के लिए क्या हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों 10वां प्रश्न है, अंबर में भर निज रोर में व्यक्त हुई है। दोस्तों इसके अंदर क्या व्यक्त हुई है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, इसके अंदर दोस्तों बादला की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। किसकी दोस्तों, अंबर में भर निज रोर में व्यक्त हुई है दोस्तों, क्या बादलों की पीड़ा व्यक्त हुई है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है दोस्तों, बरस तुम बरस रे रसधार में अलंकार कौन सा है दोस्तों। बरस तुम बरस रे रसधार, इसमें अलंकार दोस्तों बह बह की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसका दोस्तों आंसर होगा अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है दोस्तों 12वां है, अंबर शब्द के पर्यायवाचक शब्द क्या है दोस्तों। तो अंबर शब्द के पर्यायवाचक दोस्तों हैं कि नभ अनंत शून्य, नव्य अनंत और शून्य। ये दोस्तों जो अंबर शब्द है उसके क्या है, पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ, आपका दूसरा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको, और ये दोस्तों राइट के करते ही सारे दोस्तों 6 रिक्त स्थान आने वाले हैं और आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। कितने नंबर दोस्तों, 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो इनको दोस्तों ध्यान से पढ़ करके जाइए ताकि आपको अच्छा बोर्ड के अंदर फायदा हो। पहला है दोस्तों, मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन क्या होता है दोस्तों, भाषा होता है। दोस्तों मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन भाषा है। नेक्स्ट दूसरा है दोस्तों, लिपि में वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों लिपि के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, लिपि में वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, पुरुष की भीरुता की पूरी निंदा करते हैं वाक्य में दोस्तों अभिधा शब्द शक्ति है। कौन सी दोस्तों, अभिधा शब्द शक्ति है। पुरुष की भीरुता की पूरी निंदा करते हैं वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है, अभिधा है। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा, जिससे वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न विशिष्ट चमत्कारी अर्थ का बोध होता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। कौन सी शब्द शक्ति दोस्तों, व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्तों, 5वां है आपका कि मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूँ। मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूँ, उक्त काव्य पंक्ति में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है दोस्तों छठा, सगन कुंज छाया सुखद शीतल, सगन कुंज छाया शीतल सुरभि समीर, उक्त काव्य पंक्ति में स वर्ण की दोस्तों क्या हुई है, आवर्ती हुई है, और जिसके कारण दोस्तों अनुप्रास अलंकार है। सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, उक्त वाक्य में दोस्तों स वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, और उसी कारण दोस्तों इसके अंदर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ आपके तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो दोस्तों पहला प्रश्न है दोस्तों इसके अंदर, और ये दोस्तों इसे 12 प्रश्न आएंगे और आपको 12 नंबर मिलने वाले हैं। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। तो दोस्तों छोटे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ दीजिए। दोस्तों मैंने इस चैनल पर बताया कि हिंदी के अंदर किस प्रकार से नंबर आपको लाना है,
तो वह भी आप दोस्तों ज़रूर ज़रूर देखिए। हिंदी के अंदर की कौन कौन से पार्ट आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, कौन से कम पढ़ने हैं, ये सारा एक मैंने वीडियो बनाया 10 मिनट का। तो वह 12th वाले सभी विद्यार्थी ज़रूर ज़रूर देखें, उससे भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सभी विद्यार्थी जाकर के उस वीडियो को ज़रूर ज़रूर देखें दोस्तों। इस चैनल पर है वो वीडियो, उसका जो थंबनेल है, हिंदी में अच्छे नंबर लाने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स का नामक एक वीडियो बनाया गया है। तो वह वीडियो दोस्तों आप ज़रूर ज़रूर देखना। दोस्तों इसके अंदर है निम्न पारिभाषिक शब्दों का अर्थ दीजिए। दोस्तों आपका इस प्रश्न का पहला प्रश्न आएगा, पारिभाषिक शब्द लिखने हैं और पहला आपको इंग्लिश के अंदर दिया होगा और उसको आपको हिंदी में हिंदी अर्थ लिखना है। पहला है दोस्तों एडोप्ट। एडोप्ट का दोस्तों अर्थ होता है अपनाना। क्या होता है दोस्तों? अपनाना होता है। नेक्स्ट दूसरा है एग्री। एग्री का अर्थ होता है दोस्तों सहमति होना, सहमत होना या सहमति देना, एग्री, ठीक है ना। नेक्स्ट है दूसरा दोस्तों वार्षिक शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द। दोस्तों आपको दूसरा प्रश्न आएगा, हिंदी के अंदर आपको दिया जाएगा और उसको आपको इंग्लिश में लिखना है। तो दोस्तों वार्षिक शब्द का पारिभाषिक शब्द क्या है दोस्तों? तो दोस्तों क्या है? एनुअल है। क्या दोस्तों? एनुअल है, ठीक है ना। नेक्स्ट है तीसरा दोस्तों भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? दोस्तों भक्तिन का वास्तविक नाम है लक्ष्मणी। लक्ष्मिनी कौन दोस्तों? लक्ष्मिन। जो भक्तिन थी उसका वास्तविक नाम था लक्ष्मिन। कौन था दोस्तों? लक्ष्मिन इसका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ चौथे प्रश्न की, सत्यता तथा तथ्यात्मकता किसकी विशेषता है? सत्यता तथा तथ्यात्मकता किसकी विशेषता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कि सत्यता तथा तथ्यात्मकता फीचर की विशेषता है। किसकी दोस्तों? फीचर की विशेषता है। क्या विशेषता है दोस्तों? सत्यता तथा तथ्यात्मकता फीचर की विशेषता है। नेक्स्ट है दोस्तों पांचवा, रोजी रोटी की तलाश में यशोधरा पंत दिल्ली में किसकी शरण में आए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि रोजी रोटी की तलाश में यशोधरा पंत दिल्ली में किशनदास की शरण में आए थे। किसकी शरण में दोस्तों? किशनदास की शरण में आए थे। नेक्स्ट है दोस्तों छठा प्रश्न, सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है? क्या दोस्तों? सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिल्वर वेडिंग कहानी पुरानी पीढ़ी और आज की युवा पीढ़ी के विचारों में आए अंतर के द्वंद्व पर आधारित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है और आपके एग्जाम के अंदर सिल्वर वेडिंग से 6 नंबर का प्रश्न आने की पूरी गुंजाइश है। आप मॉडल पेपर को देख लीजिए और इसी के बाद जो मैंने हिंदी के अंदर अच्छे नंबर लाने के लिए एक वीडियो बनाया है 10 मिनट का, वह भी आप जरूर देखें दोस्तों। उनमें से भी आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सिल्वर वेडिंग कहानी दोस्तों पुरानी पीढ़ी और आज की युवा पीढ़ी के विचारों में आए अंतर के द्वंद्व पर आधारित है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके सातवें प्रश्न का। सातवां प्रश्न है लेखक की मां उदास और निराश क्यों थी? जूझ पाठ के अनुसार लिखिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा लेखक की मां अपने पति के हट के कारण उदास और निराश थी। किसके कारण दोस्तों? लेखक की मां अपने पति के हट के कारण उदास और निराश थी। नेक्स्ट दोस्तों आठवां प्रश्न है लेखक ने मां को किसके पास चलने को कहा? दोस्तों लेखक ने मां को किसके पास चलने को कहा? तो लेखक ने मां को दत्ता जी की सरकार के पास चलने को कहा। किसकी सरकार दोस्तों? दत्ता जी की सरकार के पास चलने को कहा। नेक्स्ट है दोस्तों नवा प्रश्न कि दत्ताजी राव ने दादा को मुख्य रूप से किस बात पर डांटा? जूझ पाठ के आधार पर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दत्ताजी राव ने दादा को लेखक की पढ़ाई छुड़वाने के संबंध में डांटा। किसके संबंध में दोस्तों? दत्ताजी राव ने दादा को लेखक की पढ़ाई छुड़वाने के संबंध में डांटा था। नेक्स्ट है दोस्तों 10वां प्रश्न है रघुवीर सहाय की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। दोस्तों रघुवीर सहाय की 2 रचनाओं के नाम लिखना है। तो पहली रचना है आत्महत्या के विरुद्ध। पहली रचना कौन सी है दोस्तों? आत्महत्या के विरुद्ध। और दूसरी रचना है सीढ़ियों पर धूप। कौन सी दोस्तों? पहली रचना है आपकी आत्महत्या के विरुद्ध और दूसरी रचना है कि सीढ़ियों पर धूप। क्या दोस्तों? सीढ़ियों पर धूप, ये इसकी दूसरी रचना है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ आपके 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है दोस्तों जैनेंद्र कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जैनेंद्र कुमार का जन्म कब और कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। कहाँ होता है दोस्तों? 1905 के अंदर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। नेक्स्ट दोस्तों चौथा प्रश्न है दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज का आशय क्या है? दोस्तों चौथा प्रश्न क्या है कि ब्रेकिंग न्यूज का आशय क्या है? दोस्तों आप हर कहीं सुबह पढ़ते हो कि आज की ब्रेकिंग न्यूज, तो इसका मतलब क्या होता है ये बताना है। तो दोस्तों इसका मतलब है ब्रेकिंग न्यूज का दूसरा नाम है फ्लैश भी है। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज का दूसरा नाम फ्लैश भी है। इसके अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण या बड़े समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाया जाता है। जैसे नेपाल में आया भीषण भूकंप, 2 रेलगाड़ियों में टक्कर, 10 मरे, सैकड़ों घायल। तो दोस्तों ये इस प्रकार का दोस्तों जो आपकी खबरें आती है तो उनको क्या कहा जाता है? ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जाता
है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है, एन कोडिंग से आप क्या समझते हैं? क्या दोस्तों एन कोडिंग से आप क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चिन्हों का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है, अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश बांधना कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाता है। ये दोस्तों एनकोडिंग से आप क्या समझते हो, या फिर आपके प्रश्न पूछ सकता है कि कूटीकरण से आप क्या समझते हो। कूटीकरण या एनकोडिंग दोनों एक ही चीज है। संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चिन्हों का उपयोग किया जाता है। भाषा की एक प्रकार का कूट, दोस्तों भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड होता है, अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश को बांधना कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है आपका, क्लाइमैक्स किसे कहते हैं? को क्या है प्रश्न दोस्तों, क्लाइमैक्स किसे कहते हैं? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, किसी भी घटना, सूचना आदि का संपूर्ण उद्घाटन का वास्तविक रूप से परिचय कराना या उस चरम बिंदु पर पहुंचना जहां से पूरी घटना का सार समझते हुए निवारण निवारण की ओर दिशा परिवर्तित होता है, वह बिंदु क्लाइमैक्स कहलाता है। ये दोस्तों क्लाइमैक्स की परिभाषा दी है कि किसी भी घटना, सूचना आदि का संपूर्ण उद्घाटन का वास्तविक रूप से परिचय कराना या उस चरम बिंदु पर पहुंचना जहां से पूरी घटना का सार समझते हुए निवारण की ओर दिशा परिवर्तित होता है, वह बिंदु क्लाइमैक्स कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्लाइमैक्स कहलाता है। तो ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एग्जाम के अंदर छठा प्रश्न आ सकता है, थोड़ा याद जरूर जरूर कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों सातवां प्रश्न है, कविता के बहाने शीर्षक कविता का कथ्य स्पष्ट कीजिए। क्या प्रश्न है दोस्तों? कविता के बहाने शीर्षक कविता का कथ्य स्पष्ट कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, कविता चिड़िया की उड़ान और फूलों के विकास से भी अधिक काल्पनिक उड़ान और भावात्मक सुगंध वाली होती है। क्या दोस्तों? कविता चिड़िया की उड़ान और फूलों के विकास से भी अधिक काल्पनिक उड़ान और भावात्मक सुगंध वाली होती है। कविता बच्चों के खेल जैसी आनंददायी होती है, लेकिन आज के युग में यांत्रिकता के दबाव में कविता के अस्तित्व पर संकट आ रहा है। क्या दोस्तों राइट आंसर है दोस्तों, कविता चिड़िया की उड़ान और फूलों के विकास से भी अधिक काल्पनिक उड़ान और भावात्मक सुगंध वाली होती है। कविता बच्चों के खेल जैसी आनंददायी होती है, लेकिन आज के युग में यांत्रिकता के दबाव में कविता के अस्तित्व पर संकट आ रहा है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों आठवां प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किन पर व्यंग्य किया गया है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किन पर व्यंग्य किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि प्रस्तुत कविता में दूरदर्शन के कार्यक्रम, संचालकों एवं मीडिया व्यवसाय पर व्यंग्य किया गया है, क्योंकि ये लोग अपाहिजों के दुख दर्द को अपने कार्यक्रमों की लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से दिखाते हैं और अपना व्यवसाय चमकाने के लिए संवेदनाहीन आचरण करते हैं। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है कि प्रस्तुत कविता में दूरदर्शन के कार्यक्रम, संचालकों एवं मीडिया व्यवसाय पर व्यंग्य किया गया है, क्योंकि ये लोग अपाहिजों के दुख दर्द को अपने कार्यक्रमों की लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से दिखाते हैं और अपना व्यवसाय चमकाने के लिए संवेदनाहीन आचरण करते हैं। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों नवा प्रश्न है, त्याग व दान के विषय में जीजी के क्या विचार थे? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर बताइए। दोस्तों प्रश्न है हमारा, त्याग व दान के विषय में जीजी के क्या विचार थे? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि पहले इस संबंध में जीजी के विचार थे कि जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे देना पड़ता खुद है। दोस्तों पहले इस संबंध में जीजी के विचार थे कि जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे देना पड़ता खुद है, त्याग करना पड़ता है, बिना त्याग के दान नहीं होता है। जो चीज़ बहुत कम है उसका त्याग करने से ही लोक कल्याण होता है। दोस्तों जो चीज़ बहुत कम है उसका त्याग करने से क्या मिलता है? लोक कल्याण मिलता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों 10वां प्रश्न है कि भक्तिन के आने से महादेवी वर्मा के दोस्तों जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको क्या किया, हाईलाइट किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको 10 बार फटाफट पढ़ लीजिए।
तो मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, भक्तिन के आने से महादेवी वर्मा के जीवन में ये परिवर्तन आने लगा कि वह साधारण देहाती जीवन जीने की सोचने लगी, अपनी असुविधा को छिपाने लगी, उसके द्वारा पकाए गए देहाती भोजन खाने लगी और उसकी दंत कथाएँ सुनकर उन्हें कंठस्थ रखने लगी। ये दोस्तों भक्तिन के आने के बाद महादेवी वर्मा के जीवन में परिवर्तन आने लगे। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न कि यशोधरा बाबू अपने घर में देर से क्यों जाते हैं। यशोधरा बाबू है जो अपने घर में देर से क्यों जाते हैं, इसका दोस्तों राइट आंसर होगा यशोधरा बाबू अपने घर में अपने आप को तिरस्कृत और उपेक्षित समझते हैं। उनका छोटी छोटी बातों पर बच्चों और पत्नी से मतभेद रहता है और इसलिए जितना हो सके घर से क्या रहे दूर रहते हैं, जितना हो सके और घर से दूर रहते हैं। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है दोस्तों, यदि आप दत्ता राय साहब के स्थान पर होते तो लेखक के दादा को उनकी पढ़ाई के संबंध में क्या समझाते। दोस्तों यदि आप दत्ता राय के स्थान पर होते तो लेखक, दोस्तों ये लेकर नहीं है, क्या है दोस्तों लेखक है, लेखक के दादा को उनकी पढ़ाई के संबंध में क्या समझाते थे। ये दोस्तों प्रश्न है और इसका राइट आंसर है, यदि मैं दत्ता राय साहब के स्थान पर होता तो लेखक के दादा को उनकी पढ़ाई के संबंध में ये समझाता कि इसे खेती के कार्यों में न लगाकर अन्य लड़कों के साथ पढ़ने दो और उनकी क्योंकि इस समय इसकी अवस्था पढ़ने की है, खेती का काम करने की नहीं है। क्या दोस्तों इसका आंसर देगा कि दो आप ना जो इसको खेती का काम करने मत दीजिए, क्या कीजिए दोस्तों इसको पढ़ने दीजिए। और पढ़ने क्यों दीजिए दोस्तों, क्योंकि अब की इसकी अवस्था भी क्या है पढ़ने की है, लेखक की अवस्था भी क्या है दोस्तों पढ़ने की है। दोस्तों आपको भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, लगातार मेहनत करते रहना है दोस्तों, सफलता 100% मिल जाएगी। अगर आप लगातार मेहनत करोगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा 13वां प्रश्न है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में व्यक्त गूढ़ विषय अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसकी समीक्षा कीजिए। क्या प्रश्न है दोस्तों कि दिन है वो जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में व्यक्त गूढ़ अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसकी समीक्षा कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि ने सत्य के साथ समय गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ करने का जज्बा लिए अर्थ को कविता में व्यक्त किया है। मंजिल दूर होने की स्थिति में लोगों में उदासीनता का भाव आ जाता है, कभी कभी उनके मन में निराशा का भी भाव आ जाता है। मंजिल की दूरी से घबराकर कुछ लोग प्रयास करना छोड़ देते हैं, कुछ व्यर्थ के तर्क वितर्क में उलझ जाते हैं। मनुष्य आशा निराशा के बीच झूलने लगता है, ये बीच की स्थिति को व्यक्त करता है। दूसरी स्थिति में बच्चे आशा लगाए बैठे होंगे कि कब उनके अपने शाम होते ही घर आएंगे और उन्हें स्नेह दुल्लास से भोजन से तृप्त करेंगे। ये आशा मनुष्य प्राणी जगत के जीवन में नव संचार के भाव को भरती है कि हमारे जीवन का एक ध्येय है कि हमारे अपने हम से स्नेह प्रेम की आस टिकाए बैठे हैं। क्या दोस्तों हमारे जीवन का एक ध्येय है कि हमारे अपने हम से स्नेह प्रेम की आस टिकाए बैठे हैं। तीसरी स्थिति है दोस्तों कवि स्वयं की या एकाकी जीवन की व्यतीत करने वालों की स्थिति के बारे में कहते हैं कि जो अकेले हैं, निराश है, व्याकुल है, उन्हें ये ढलता दिन और भी अकेला व्यतीत और व्याकुल बना देता है। संसार की निस्सारता वह क्षणभंगुरता उन्हें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अनेक अर्थों को संजोए ये गीत मन स्थिति अनुसार अर्थ व्यक्त करता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। काफ़ी दोस्तों अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इसको बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट अथवा का 13 के अंदर प्रश्न है कि उषा कविता में व्यक्त केंद्रीय भाव को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों उषा कविता में व्यक्त केंद्रीय भाव को स्पष्ट करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि उषा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता है। उषा है और शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता है जो कि प्रकृति के सुंदर दृश्य को वर्णन करती है। इस कविता में कवि ने नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमानों का प्रयोग किया है। कविता उषा में सूर्य उदय से ठीक पहले की परिवर्तित होते दृश्य को नवीन उपमानों से सजाया है। सूर्य उदित होता है और उसके पहले आकाश नीले रंग के संग की तरह दिखाई पड़ता है तो कभी राख से लिपे चौके की तरह लगता है जो प्रातःकालीन नमी के कारण अभी तक गीला है। कभी कवि को सूर्य उदय से पहले आकाश काली सील की भांति लगता है
तथा उदित सूर्य की लालिमा काली स्लेट पर लाल चौक से खींची रेखाएं प्रतीत होती है। उस समय आकाश नीले जलाशय समान सुंदर मनोरम प्रतीत होता है, जिसमें सूर्य की किरणें गौर वर्ण की नायिका के समान तैरती प्रतीत होती है। स्नेह स्नेह सूर्य उदय हो जाता है और उषा का जादू तेज प्रकाश के साथ खत्म हो जाता है। कवि ने इसके माध्यम से गांव के जीवंत परिवेश का वर्णन किया है, जहां कालीशील राख से लिपा हुआ चौका, स्लेट पर लाल रेखाएं, जहां रंग है, गति है और भविष्य का उजाला है। साथ ही हर काली माँ को चीर कर आने वाली उषा है का विशेष वर्णन किया है। दोस्तों काफ़ी अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। उषा कविता में व्यक्त केंद्रीय भाव को दर्शाना है, तो दोस्तों अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए आप उसे पूरा याद जरूर जरूर करके जाए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा प्रश्न? 14वां प्रश्न है कि ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना से भी दुर्लभ है, भक्तिन पाठ की लेखिका ने ऐसा क्यों कहा था, इसके बारे में बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर है कि लेखिका के पास रहने वाली भक्तिन कारागार के नाम से ही बेहोश हो जाती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि लेखिका को कारागार जाना पड़ सकता है, तो उनके साथ जाने के लिए उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। वह लेखिका से पूछती कि क्या सामान बांध ले जो जेल में काम आएगा। दोस्तों भक्ति ने वो लेखिका से क्या पूछती है, क्या सामान को बांध ले जो जेल में काम आएगा। लेखिका कहती है कि उसे कौन समझाए कि इस यात्रा में अपनी सुविधा अनुसार न तो सामान ले जा सकते हैं और न ही कोई व्यक्ति कारागार में किसी के साथ चल सकता है। लेकिन भक्तिन के लिए ये दोस्तों सब बातें कोई अर्थ नहीं रखती है। उसके लिए इसके बड़ा अंधेरे अंधेरे कुछ और नहीं होगा दोस्तों उसके लिए, लेकिन भक्तिन के लिए ये बातें क्या है, कोई अर्थ नहीं रखती है। उसके लिए दोस्तों इससे बड़ा अंधेरे कुछ और नहीं होगा कि जितना मालिक को बंद करने में अन्याय नहीं, लेकिन नौकर को अकेले छोड़ देने में अन्याय है। जहाँ मालिक वहाँ नौकर, अगर लाट से लड़ी या नहीं, पर भक्तिन का काम लाट से लड़े बिना चल ही नहीं सकता। लेखिका उसके इसी व्यवहार और बातों के लिए उसे प्रतिद्वंदी कहती है, फिर भी दोनों को साथ रहना है और जिसके लिए कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। ये दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों 14वां का ही अथवा का प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों पहलवान की ढोलक। क्या दोस्तों पहलवान की ढोलक कहानी के प्रमुख पात्र पहलवान की चारित्रिक विशेषता बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि पहलवान का नाम क्या है दोस्तों, लूटन सिंह। दोस्तों पहलवान का नाम है लूटन सिंह ने ढोलक की आवाज़ से प्रेरित होकर चांद सिंह नामक पहलवान को हरा दिया था। पहलवान लूटन सिंह ने ढोलक की आवाज़ से प्रेरित होकर चांद सिंह नामक पहलवान को हरा दिया था। राजा ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में रख लिया था। पहलवान के दो पुत्र उसने दंगल संस्कृति का पूरा ज्ञान दिया। दोस्तों पहलवान के दो पुत्र थे और उन्हें दोस्तों उसने क्या दिया, दंगल संस्कृति का पूरा ज्ञान दिया। राजा की मृत्यु के पश्चात पहलवान को अपने गांव लौटना पड़ा, जहां वह नौजवानों व चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। पहलवान बड़ा ही साहसी, हिम्मत वाला व धैर्यवान था। गांव में फैली बीमारी में भी वह ढोलक की तान से जीवंतता भर देता था और उसकी ढोलक की तान ही सारी विपत्तियों को मानो चुनौती देती थी तथा भीषण समय में गांव वालों में संयम व धैर्य प्रदान करती थी। पहलवान ढोलक को ही अपना गुरु मानते थे। जीवन के अंतिम समय तक वह ढोलक बजाता रहा। पहलवान ने मरने से पहले अपने शिष्यों से कहा था कि वह उसे चित पर पेट के बल लेटाएं, क्योंकि वह कभी दंगल में पीठ के बल चित नहीं हुआ है, अर्थात कभी भी दंगल में नहीं आ रहा है। और इसके साथ ही उसको अग्नि देते समय तब तक लगातार ढोलक बजाते रहे। और इससे स्पष्ट होता है कि पहलवान निर्भीक, धैर्यवान, साहसी, विवेकशील, हिम्मती, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और हिम्मत वाला स्वाभिमानी व्यक्ति था। ये दोस्तों पहलवान की हमने चारित्रिक व्यवस्था का संपूर्ण अध्ययन किया। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी अच्छा है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा
पंद्रहवा प्रश्न दोस्तों क्या है? सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधरा बाबू की चारित्रिक विशेषता बताइए। दोस्तों ये प्रश्न तो 101% पूछा जा सकता है दोस्तों। आपका जो प्रश्न आने वाला है ये 4 नंबर का या 3 नंबर का प्रश्न है। और दोस्तों ये दोस्तों सिल्वर वेडिंग में से बड़ा प्रश्न 100% आएगा, आप याद करके जरूर जरूर जाइए दोस्तों। बाकी पार्ट में से आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मेरा पूरा भरोसा है कि सिल्वर वेडिंग में से आपका एक बड़ा प्रश्न आने वाला है। इसलिए आप इस बड़े प्रश्न इसमें पार्ट में से ज़्यादा याद करें ताकि आपको बोर्ड के अंदर अच्छा फायदा मिले। दोस्तों सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधरा बाबू की चारित्रिक विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं। यशोधरा बाबू सिल्वर वेडिंग कहानी के चरित्र नायक हैं। दोस्तों यशोधरा बाबू सिल्वर वेडिंग कहानी के क्या है दोस्तों? चरित्र नायक है। वह नए परिवेश में मिसफिट होने की त्रासदी झेलते हुए परंपरावादी व्यक्ति है। उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। परंपराओं के निर्वाहक। दोस्तों पहली विशेषता है दोस्तों, मैंने हाईलाइट नहीं किया है फिर भी आप दोस्तों, जो यशोधरा बाबू है वो परंपरा के निर्वाहक है। यशोधरा बाबू परंपराओं के निर्वाहक है। वह रिश्ते नातों को बहुत अधिक दोस्तों क्या है, बहुत अधिक तवज्जो देते हैं। साथ ही वह रामलीला, होली गवाना या जनियों पुनियों की परंपरा का पालन करना चाहते हैं। वह रोज धार्मिक प्रवचन भी सुनने जाते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। साथ ही वह दफ्तर में किशनदा के द्वारा डाली गई परंपरा का कठोरता से पालन करते हैं। वह समय पर दफ्तर पहुंचते हैं और समय से पहले दफ्तर नहीं छोड़ते हैं और न ही किसी सहकर्मी के को दफ्तर छोड़ने देते हैं दोस्तों। नहीं तो खुद छोड़ते हैं और नहीं समय से पहले जाते हैं दोस्तों। समय से पहले जाते हैं, समय से पहले छोड़ते नहीं, ठीक है ना। और नहीं किसी को छोड़ने देते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है, आधुनिकता के विरोधी। दोस्तों जो कौन सिल्वर वेडिंग से यशोधरा बाबू थे दोस्तों, वह आधुनिकता के विरोधी थे। कौन दोस्तों? यशोधरा बाबू थे वो आधुनिकता के क्या थे? विरोधी थे। यशोधरा बाबू आधुनिकता के नाम पर मनमानी दोस्तों, यशोधरा बाबू आधुनिकता के नाम पर मनमानी, उच्च श्रृंखल होने, कम कपड़े पहनने तथा नए नए उपकरणों को अपनाने के पक्षधर नहीं हैं। उन्हें शादी की सिल्वर वेडिंग मनाना गैर जरूरी लगता है, इसलिए वह अड़ियल होकर न विरोध करते हैं और न ही समर्थन करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारे यशोधरा बाबू जी थे वो थे कर्तव्यनिष्ठ थे। क्या दोस्तों? इनकी तीसरी विशेषता है कर्तव्यनिष्ठता। कौन सा दोस्तों? कर्तव्यनिष्ठ। यशोधरा बाबू कर्तव्यनिष्ठ है। वह अपने कर्तव्यों को कार्यालय और परिवार में पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं। वह चारों ओर के विरोध के कर्तव्य भी पूरी तरह निभाते हैं। बावजूद पिता का दोस्तों क्या हो जाता है इसके अंदर, पूरा नो दोस्तों छपा नहीं है, आप देख लेना, ठीक है ना। पूरी तरह दोस्तों वह कर्तव्य भी पूरी तरह निभाते हैं। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों 15 प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है, बसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? जूझ आत्मकथात्मक अंश के आधार पर लिखना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि बसंत पाटिल लेखक की कक्षा का छात्र था। दोस्तों बसंत पाटिल कौन था? लेखक की कक्षा का कौन था? छात्र था। लेकिन वह अवस्था में लेखक से छोटा था। लेकिन दोस्तों वह अवस्था में लेखक से छोटा था, लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार था दोस्तों। लेकिन पढ़ने में कैसा था? बहुत होशियार था। इस कारण वह कक्षा का मॉनिटर भी था दोस्तों। कक्षा का मॉनिटर कौन था? बसंत पाटिल लेखक की कक्षा का कौन था? मॉनिटर था। वह स्वभाव से शांत और मृदुल था दोस्तों। वह स्वभाव से कैसा था? शांत और मृदुल था। वह घर से पढ़ाई की पूरी तैयारी करके आता था और अपनी कक्षा की पहली बेंच पर रोजाना बैठता था। कक्षा में उसके बैठने की यह स्थायी जगह बन गई थी। लेखक की उससे मित्रता हो गई थी और मित्रता होने के बाद लेखक ने भी देखा देखी अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया और इसका प्रमुख प्रभाव ये पड़ा कि लेखक को गणित अच्छी तरह से समझ में आने लगी और लेखक भी गणित में होशियार हो गया। गणित के शिक्षक उसके द्वारा सही उत्तर देने से प्रसन्न होकर उसको आनंदा नाम से पुकारने लगे। किस नाम से दोस्तों? आनंदा नाम से पुकारने लगे। इस तरह बसंत पाटिल से दोस्ती होने के उपरांत ही लेखक की पढ़ाई में रुचि जागरण हुआ और उसके मन में पढ़ाई के प्रति आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। दोस्तों जैसे जैसे आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहोगे, जिस विषय को जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना विश्वास उस विषय के अंदर आपका ज़्यादा होगा। इसलिए दोस्तों आपके जो भी 5 विषय है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए दोस्तों, जिससे आपका आत्मविश्वास हर एक विषय में बराबर रहे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न है 16वां और 16वां प्रश्न है दोस्तों,
कुंवर नारायण के कवि परिचय देना है। दोस्तों क्या प्रश्न है, कुंवर नारायण का कवि परिचय दीजिए। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता में नागर संवेदना को अभिव्यक्ति देने वालों में कुंवर नारायण का विशिष्ट स्थान है। इनका जन्म दोस्तों 1927 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। यायावर प्रवृत्ति के कारण इन्होंने पोलैंड, रूस, चीन आदि देशों की यात्रा कर अनेक अनुभव प्राप्त किया। सन 1950 ईस्वी के आसपास इन्होंने काव्य लेखन प्रारंभ किया। भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं और इनकी रचनाओं में यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और सहज सौंदर्य भी है। तो दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं कुंवर नारायण की कौन कौन सी है। पहली है दोस्तों चक्रव्यूह, दूसरी है परिवेश, तीसरी है हम तुम, चौथी है अपने सामने, पांचवी है कोई दूसरा नहीं और छठी रचना है दोस्तों इन दिनों कौन सी रचना है दोस्तों इन दिनों। ये दोस्तों इनके क्या है, काव्य संग्रह हैं। दोस्तों आत्मजयी है जो कुंवर नारायण के प्रबंध काव्य है और आकारों के आसपास ये इनका कहानी संग्रह। कुंवर नारायण का कहानी संग्रह का नाम बताइए, तो आकारों के आसपास। और नेक्स्ट है दोस्तों आज और आज से पहले, ये दोस्तों इनकी समीक्षा है। क्या है दोस्तों, इनकी समीक्षा है। नेक्स्ट है दोस्तों मेरे साक्षात्कार, सामान्य आदि, व्यास समान, लोहिया समान, प्रेमचंद तथा साहित्य अकादमिक पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा कबीर समान जैसे अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित कवि का जीवन सदैव सृजन क्रम में लगा रहा। ये दोस्तों कुंवर नारायण का कवि परिचय है। आप इसे भी शानदार तरीके से पढ़ लेवे। नेक्स्ट दोस्तों अथवा के अंदर 16 ये प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार का लेखक परिचय देना है। दोस्तों आपके अथवा में आ रहे एक तो साइड में ये प्रश्न पूछ रहा है लेखक परिचय और एक पूछ रहा है कवि परिचय। इसलिए दोस्तों आप स्वयं डिसाइड करें कि मैं सारे लेखकों के कवि परिचय याद करूं या फिर सारे कवियों के कवि परिचय याद करूं। तो इसके बारे में दोस्तों आप स्वयं डिसाइड कीजिए और एक प्रश्न को ज़्यादा पढ़िए तो दोस्तों इसको फायदा होगा। या तो आप कवियों के कवियों के कवि परिचय याद कर लो या फिर आप लेखकों के लेखक परिचय याद कर लो। तो दोस्तों आपका जो पहला इसका जैनेन्द्र कुमार का लेखक परिचय मैं बताता हूँ। दोस्तों लेखक जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। कहाँ होता है दोस्तों, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। बचपन में पिता का देहांत होने पर मामा द्वारा लालन पालन हुआ। प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल तथा उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। गांधी के आह्वान पर अध्ययन छोड़कर असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए। आजीविका के लिए इन्होंने स्वतंत्र लेखन अपनाया और अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वह गांधीवादी चिंतन दृष्टि से प्रभावित रहे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं परख, अनाम, स्वामी सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये दोस्तों इनके उपन्यास संग्रह, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, जो नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये दोस्तों इनकी कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्व उदय, साहित्य का श्रेय और प्रय, सोच विचार, ये दोस्तों इनके निबंध संग्रह हैं आदि है। इन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा की शुरुआत की। साहित्यिक रचना के दौरान इन्हें पद्म विभूषण, भारत भारती और साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला और इनका देहांत सन 1990 में हुआ था। ये दोस्तों जैनेन्द्र कुमार का शानदार लेखक परिचय हमने पढ़ा था। ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है। दोस्तों 17वां 18 और 1903 प्रश्न मैंने नहीं करवाए, छोड़ दिए गए हैं। आप दोस्तों व्याख्या स्वयं कराए, इसमें बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने नहीं करवाया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। व्याख्या दोस्तों स्वयं बार बार प्रैक्टिस करते रहे, इसके आपको अच्छी तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। आपको दोस्तों लेखक प्रश्न कैसे लिखते हैं, व्याख्या कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। फिर विशेष कैसे लिखते हैं, तो दोस्तों बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में हर एक चीज़ आ जाएगी और पत्र लेखन वाला भी आप दोस्तों आराम से कर लोगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 20वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित विषय में दोस्तों ये प्रश्न आने वाला है। कितने नंबर का, 5 नंबर का आने वाला है और इस पर आपको लिखना है एक सार गर्भित निबंध लिखना है। दोस्तों आज का जो हमारा निबंध होगा योग की उपादेयता, किस पर है दोस्तों, योग की उपादेयता। तो दोस्तों प्रस्तावना है, योग की उपादेयता जो निबंध है उसकी पहली प्रस्तावना लिखना है अपन को कि भारत प्राचीन काल से ही ऋषियों, मुनियों और मनीषियों की धरा रही है, इसलिए भारतीय संस्कृति विश्व के आंगन में अपनी श्रेष्ठता और महानता के लिए प्रसिद्ध रही है। इसके मूल में सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो की भावना में ही निहित रही है। इसी निमित्त भारत में योग को
सनातन काल से अपनाया जाता रहा है। वस्तुतः योग भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार है। दोस्तों योग है वो भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार है। ये दोस्तों इस प्रकार से आपको प्रस्तावना लिखनी है। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है कि योग के आशय क्या है। दोस्तों योग के आशय क्या है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों योग योग शब्द संस्कृत के यूज धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। जिसका दोस्तों योग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। किसी वस्तु को अपने से जोड़ना अर्थात किसी अच्छे कार्य को अपने आप को लगाना। दोस्तों किसी अच्छे कार्य अपने आप को लगाना। अतः तन से मन को जोड़ने को ही योग कहते हैं। दोस्तों तन से मन को जोड़ने को योग को ही दोस्तों क्या कहते हैं। दोस्तों तन से मन को जोड़ने के योग को ही क्या कहते हैं, योग कहते हैं। जो तन है दोस्तों उसे मन से जोड़ना ही योग कहलाता है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। उन्होंने योग के 8 अंग बताते हुए कहा कि चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। क्या दोस्तों, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा योग का महत्व क्या है। तो दोस्तों योग से मनुष्य को शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक दृष्टि से अनेक लाभ होते हैं। इससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसको नियमित करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और दीर्घायु होता है, दीर्घजीवी होता है और उसके शरीर और मस्तिष्क में वृद्धि के साथ साथ सोच में भी शुचिता आती है। ये दोस्तों योग के महत्व है। नेक्स्ट दोस्तों चौथा है कि वर्तमान में योग की स्थिति क्या है। दोस्तों वर्तमान में योग शब्द अब अनजाना नहीं रहा है, क्योंकि जहाँ देखो वही योग का प्रचार प्रसार है। टीवी, पत्रिकाएं, सीडी, डीवीडी, पुस्तकें आदि इसके प्रचार में जहाँ प्रमुख साधन है, वही बहुत सारी संस्थाएं हैं जो योग की कक्षाएं चलाती है, प्रशिक्षण देती है। चारों तरफ आज के ज़माने में योग ही योग है। असाध्य रोगों की प्राकृतिक दवा योग है। इसलिए कहा गया है कि योग भगाए रोग। दोस्तों योग भगाए रोग। योग के क्षेत्र में स्वामी रामदेव का योगदान वर्तमान में अतुल्य है दोस्तों। और उन्होंने देश और विदेशों में सैकड़ों योग शिविरों लगाकर लोगों को स्वस्थ और दीर्घजीवी रहने का सहज उपाय सिखाया है और सिखा रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पांचवा और अंतिम पॉइंट लिखना है उपसंहार। योग भारतीय संस्कृति का एक अनुपम उपहार है जो आज के मनुष्य के व्यस्ततम और तनावग्रस्त जीवन की एक अमूल्य औषधि है। योग स्वास्थ्य की कुंजी है। इससे नियमित अभ्यास से मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा पूरी कर लेता है। इसलिए आज सभी के लिए योग लाभदायक सिद्ध हो रहा है और इसका प्रचार प्रसार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में हमने दोस्तों तीसरा मॉडल पेपर हिंदी अनिवार्य का पूरा कर लिया है। ये आपको कैसा लगा? हाँ मुझे उम्मीद है कि ये आपको सेशन है जो बहुत ही अच्छा रहा है, आपको इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो सेशन को दोस्तों लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द ही दोस्तों उत्कर्ष क्लास सीरीज की जो बुक लॉन्च होने वाली है, लॉन्च होते ही दोस्तों दूसरे दिन आपके बीच में प्रस्तुत कर दूंगा। पूरी हिम्मत के साथ, पूरे दम के साथ आपको उसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। उसकी लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। पूरी PDF में मेरे टेलीग्राम में डाल दूंगा और पूरा मैं हल करवा दूंगा। आप निश्चित रहे, परीक्षा से पहले 100% पूरी करवा दूंगा। हिंदी अनिवार्य, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास और जो हमारे हिंदी साहित्य है, इन 4 विषयों की जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों की उत्कृष्ट क्लासेज जोधपुर के द्वारा प्रश्न बैंक बुक लॉन्च करने वाले हैं, तो वह पूरी हल करवा दूंगा। तो दोस्तों आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।